एस्ट्रो पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज त्योहार के कारण नवदुर्गे के पर्व के कारण एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग, देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से विनती है कि अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, अदरवाइज़ ऐसे लगता है कि जैसे हम अकेले ही बोल रहे हैं। अच्छा लगेगा, फेस दिखते रहते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, बात करने में अच्छा लगता है। जी, थैंक यू सो मच। अ, आज हमारा चर्चा का विषय है जो आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ में मैं कुछ बात कहना चाहूँगी। अक्टूबर में 17 तारीख से शाम को 7:28 से सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य हमारी जीवटता के कारक हैं, हमारी आत्मा हैं, ज़ोडियक के किंग कहे जाते हैं। सूर्य ही जीवनदायक हैं। फिर ऐसा क्या है तुला राशि में जो सूर्य वहां जाते ही नीच का या डेबिलिटेटेड हो जाते हैं और या फिर यूं कहें दूसरे शब्दों में कि वो कुछ असहज होते हैं वहां पर। तुला राशि जोडियक की 7th राशि है जो रिलेशनशिप्स को दर्शाती है, नेचुरली रिलेशनशिप्स की कारक है वो। तो जो हमने एक रटा रटाया पढ़ा हुआ है हमेशा से कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, 10 डिग्री पे डीपेस्ट पॉइंट होता है और इस डीपेस्ट पॉइंट पे वो नीच के होते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि सूर्य वहाँ पर नीच के हो जाते हैं? इसके लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे विद्वान श्री हरि मोहन गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनका लगभग 50 वर्षों का ज्योतिष का अनुभव है, जो केपी एस्ट्रोलॉजर हैं मेनली तो। और केवल एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, अध्यात्म के अनेक विषयों पर सर की मास्टरी है। आज बड़ा अच्छा सुअवसर है हम सुनने को और ज्ञान प्राप्त करने को मिलेगा। तुला राशि और सूर्य का सप्तम भाव, नेचुरल जो सप्तम भाव है ज़ोडिएक का, उसमें होने पर या फिर शुक्र के साथ ऐसा क्या संबंध बन जाता है जबकि तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कही जाती है? इसके बारे में सर बताएँगे हमको। राशि के अपने क्या गुण हैं या शुक्र के तुला में स्पेशली क्या गुण हो जाते हैं और सूर्य वहाँ पर असहज या नीच के क्यों हो जाते हैं? मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री गुप्ता सर अनम्यूट करिए अपने आप को। आदरणीय श्री हरिमोहन गुप्ता सर। जी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम सभी आतुरता से इंतज़ार कर रहे हैं आज आपको सुनने का अवसर मिलेगा। सर प्रारंभ करिए। कुछ और लोग अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, कम से कम पहचानना तो हो जाएगा। जी सर, शुरू करिए। वैदिक में उच्च और नीच या इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है और भी बहुत सारे ऐसे नोमेनक्लेचर्स हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी है, जिनका मूल अर्थ कुछ और है और हम उसे किस संदर्भ में लेते हैं, वो अ, अलग महत्व रखता है। सबसे पहले तो सूर्य की क्या प्रकृति है, सूर्य है क्या? और सूर्य अगर किसी घर में जाकर किसी राशि में जाकर के उच्च का हो रहा है तो उस राशि में ऐसे क्या गुण धर्म है जिसके कारण से वो वहां उच्च का हो रहा है या उच्च का कहा जा रहा है। उच्च की परिभाषा क्या है और किस राशि में जाकर के वो अपने आप को अनकंफर्टेबल, जैसा बताया, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या नीच का कहा जा रहा है, तो उस नीच का तात्पर्य क्या है। पहली चीज तो सूर्य। सूर्य हमारी जीवनी शक्ति का परिचायक है। सूर्य से ही हमारे अन्य और चीजें जीवनी शक्ति के अतिरिक्त जो भी फंक्शंस होते हैं वो बेस में जीवनी शक्ति ही होती है और सूर्य उसका कारक है। यदि व्यक्ति में जीवन शक्ति की गति है तो वो जीवित है और अगर गति नहीं है तो वो फिर जीवित नहीं है। लेकिन जीवन शक्ति में गति होना और गति ऊर्ध्व ऊर्ध्वाकार हो, ऊर्ध्व गति ऊर्ध्व
की तरफ हो तो उस गति को हम जीवन का परिचायक मानते हैं। वहीं पर अधोगति हो, नीचे की तरफ अगर मूव कर रही हो, तो जीवन का परिचायक तो जरूर है, लेकिन उस जीवन में उतना प्रकाशन नहीं होगा जितना कि ऊर्ध्वगति में होगा। वैदिक साइंस या ज्योतिष एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक कम है, आध्यात्मिक, और इसमें अधिकांश जो पुट है वो आध्यात्मिकता के ही हैं। ज्योतिष आपको जब ये कहता है कि हर चीज निश्चित है, तो ये आपको इस बात का प्रमाण दे रहा है कि आप की सारी गतियां एक निश्चित प्रकार में ही मूव करेंगी और निश्चित प्रकार से ही आप उस मूव करते चले जाएं, तो आपको विभिन्न प्रकार के जो वो होते हैं डिप्रेशन या इस तरीके की, उनसे आप दूर रह पाएंगे। क्योंकि सूर्य की स्वयं की भी राशि है। सूर्य एज ए प्लेनेट तो वाइटलिटी, विगोर और जीवन शक्ति का तो कारक हुआ ही। अब उसकी स्वयं की भी एक राशि है जिसमें उसे कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसमें उतना कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि तो स्थिर राशि है। और दूसरा कि उसमें गति की एक सीमा है, जो मेष में जाकर के सीमा से असीमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्विक एक्शन है, और हर कोई भी जब क्विकली मूव करती है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है। गति को तो ज्यादा प्रवाह चाहिए। क्योंकि मेष राशि और मंगल प्रतीक है इस बात का कि बहुत ही तेजी में ग्रैस्प करते हुए एक्ट करना, और गति जीवन शक्ति को ऐसा स्थान चाहिए जहां पर वो तुरंत एक्ट करके अपने आप प्रदर्शित हो सके। साथ ही साथ में जो व्यक्ति तुरंत एक्ट करता है तो उसका मतलब है कि उसमें ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, कोई ग्रेस्प करने वाला होगा और फोकस्ड होगा। क्योंकि अगर वो फोकस्ड नहीं तो गति का प्रवाह नहीं हो पाएगा, बहुत सारी क्षेत्रों में बट जाएगा। मेष राशि में इसीलिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है वनस्पति वो सिंह के। लेकिन जस्ट इसके उलट अगर आप जाएं तो तुला राशि जो पॉजिटिव राशि है शुक्र की, ये क्रिएटिव है। देखिए, फोकस होना और क्रिएटिव होना डिफरेंट हो गया। क्रिएटिव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उसमें सोचने और समझने की प्रवृत्ति आ गई, कंपनसेट रहने के लिए उसके प्रयास आ गए। और जहां ऐसे प्रयास आए वहां पर प्रवाह रुक जाएगा, उतना क्विकली प्रभाव नहीं हो पाएगा, रुक करके प्रवाह करेगा। वो संयोजित हो, उचित हो, अनुचित हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां उसका सरल प्रभाव, एक नदी बह रही है और उस नदी को ढलान मिल जाए तो उसका प्रभाव किस गति से होगा? तीव्र गति से होगा। और ढलान की जगह पर अगर उसको ऊंचाई मिल जाए तो उसको ठहरना पड़ेगा, अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो उसको पार कर पाएगा। इसलिए तुला में आकर के, जो कि शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र की ये पॉजिटिव राशि है, यहां पर क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हो जाने से उस जीवनी शक्ति को थोड़ा सा रुकने, ठहरने और उसके ऊपर एक तरीके से कहना चाहिए एक लेस वाइटलिटी फील करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। इस दूसरा, जीवन शक्ति को विकास के लिए सूर्य है, तो सूर्य कारक होता है उन्हीं सब आइटमों का जो रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति, एनर्जी को प्रदान करने के लिए। मेष से लेकर के और आपके कन्या तक ये सारे के सारे मेटेरियलिस्टिक साइंस हैं, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए इनको, ऑब्जेक्टिव साइन है ये सारे के सारे। इन्हें विषय चाहिए कि इस विषय के लिए हम गति करें। पर्पज, बगैर पर्पज के तो गति भी नहीं हो सकती है। गति करने के लिए पर्पज चाहिए, वो पर्पज प्रदान करता है मेष से लेकर के
कन्या तक ये पर्पज प्रदान करते हैं। इनमें पर्पज के अनुसार गतियों का प्रभाव होता है, चाहे वो पर्पज अपने आप को लोगों से ऊपर रखने का हो, फर्स्ट हाउस, चाहे वो धन के लिए हो, सेकंड हाउस, चाहे वो हमारे विचारों के प्रकटन का हो, थर्ड हाउस या थर्ड साइन, या हमारी पजेसिवनेस के लिए हम कुछ भी पजेस करें, चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी और एसेट्स के संदर्भ में हो, उसके लिए भी, चाहे वो हमारी म्यूजिक और इस तरीके के जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं स्पेशल, उनको जनरेट करने के लिए, या अपने आप की फिजिकली इन्वॉल्वमेंट के लिए, यहां तक उसे मेटेरियलिज्म यानी कुछ पाने के लिए प्रभाव, अपनी ऊर्जा को प्रभावित करने का माध्यम बनता है, जिसकी शुरुआत मेष से होती है। लेकिन यहाँ वृष का नाम है तुला राशि से थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक से डिटैचमेंट होना चालू होता है। इसलिए तुला से लेकर के और मीन तक की जो राशियां होती हैं, ये मेटेरियलिस्टिक कम होती हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक ज्यादा होती है। जब स्पिरिचुअलिस्टिक ज्यादा होंगी तो बट नेचुरल है, आपकी एक्टिविटी ऊर्ध्वगामी होने की जगह पर, जो ऊर्ध्वगामी से हमारा तात्पर्य मेटेरियलिस्टिक बाहर के प्रदर्शन की जगह पर, आपकी क्वालिटेटिव हो जाएगी, आपकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली राशि जो है, जिसे हम बैलेंस राशि तुला को ही देते हैं। तुला से टेंडेंसी आपकी बैलेंस होने की प्रवृत्ति शुरू होती है कि हम किस प्रकार से अपने आप को संसार से और अध्यात्म से बैलेंस करें, उसको एक दूसरे के साथ में उस एनर्जी को उस स्पिरिचुअलिज्म की एनर्जी के हिसाब से किस तरीके से कंपनसेट करें। यहीं से तुला कि इसलिए साइन दिया गया है तुला का इसको। लेकिन यही डिसबैलेंसिंग साइन भी होता है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं मालूम होगा हम एनर्जी को कंट्रोल, क्योंकि एनर्जी को हमें आना भी तो चाहिए ना। एक एनर्जी वैसे ही प्रवाहित हो रही है, अगर वो ऐसे ही प्रवाहित हो रही है और उसे हमें नियंत्रण करना नहीं आ रहा है तो विध्वंस लाएगी। तुला में नियंत्रण करने की शुरुआत होती है कि हम इसको नियंत्रित, अब हम नियंत्रित कर पाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिस्टिक अचीवमेंट की तरफ मूव करेंगे, और अगर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो फिर डिसबैलेंस होंगे। और इसलिए इस राशि में जो तुला है, वो तुला कभी भी उनके दोनों पल्ले समान नहीं रह पाते हैं, हमेशा मूव करेंगे, ऊपर नीचे होंगे। अब अगर ऊपर नीचे होंगे, बिरले ही लोग कर पाते हैं, ऊपर नीचे होंगे तो ये राशि में हमारी एनर्जी का क्या, हमारी जो एनर्जी है, जो जीवन शक्ति है, उस जीवन शक्ति का क्या होगा यहाँ पर, ना तो कंस्ट्रक्टिव उसका यूज हो पा रहा है, निरर्थक रूप से बहेगी। एरी साइन है ये, तो ऐसे लोग ड्रीमी हो जाते हैं। मेष वाले ड्रीमी कम होंगे, इंडस्ट्रियस ज्यादा होंगे, लेकिन तुला वाले सुर, जिनका तुला में सुर होगा, ये लोग डे ड्रीमर्स हो जाएंगे। एनर्जी तो प्रवाहित करने होनी ही है, अब वो फिजिकली ना होकर के आपके विचारों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, या किसी और माध्यम से वेस्ट होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर एक वो एक्सेस है जहां पर एनर्जी फ्लोरिश हो रही है, और फ्लोरिश होकर के, फोकस्ड होकर के पेनिट्रेट कर रही है, और एक जहां पर डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज होकर के वो वेस्ट हो रही है। दूसरा, उच्च का मतलब हमारे यहाँ जो हमारा पूरा अध्यात्म है या जो हमारी मैथोलॉजी है, स्वहित नहीं है, परहित है, दूसरों के लिए है, और जो दूसरों के लिए करता है उसे हम उच्च श्रेणी देते हैं, जो स्वहित के लिए करता है उसे उच्च नहीं मानते हैं। मेष में वही एनर्जी फोकस्ड होकर के और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हिट करेगी जो दूसरों के लिए है, उसका स्वार्थ नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरे किस प्रकार से लाभान्वित हों, उस एनर्जी का भरपूर उपयोग होगा।
पूरी तरीके उस एनर्जी का जो आउटकम निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन यहाँ तुला में स्वायत्त हो जाता है। क्यों? 10th का लॉर्ड चंद्रमा है, मन, और 11th का लॉर्ड ये खुद है। हमें क्या फायदा हो रहा है? वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे इंटरेस्ट का। वहां पर वो उसकी रुचि जागृत, रुचि, इसलिए बड़े जो इस तरीके के लोग, इनकी रुचि किसमें? दूसरों को परहित में। ऐसा नहीं है, ये मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लोगों को सैडिस्ट हैं जिनको उसमें मजा आता है, मेष में मिलेंगे, उच्च का है। तो वो कुंडली का आकलन करके कि एक्चुअली वो कुंडली जो है कितनी क्रिमिनलाइज्ड है या कितनी स्पेशलाइज्ड है, वो डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से क्रिएटिविटी आए। यहाँ पर 10th 11th के कॉम्बिनेशन से हमें मिल क्या रहा है? एक व्यापारिक दृष्टिकोण आएगा, स्वायत्त होगा, जनहित नहीं होगा। और जहां जनहित नहीं, हमारे यहाँ वैदिक में और अध्यात्म में उसको, ऐसे व्यक्ति को उच्च नहीं कहा गया है। सर, यहाँ पर आपने जनहित और स्वहित की बात की है। नेचुरल ज़ोडिएक में 7th हाउस में तुला राशि होती है और तुला राशि शुक्र की है। शुक्र को वैसे भी उपभोग का, विलासिता का ग्रह माना गया है। क्यों? और सूर्य को राजा का ग्रह, राजा है, सूर्य हाँ। ज़ोडिएक के राजा हैं। वो जीवनी शक्ति के कारक हैं, जो सारी प्रजा का, सारी सृष्टि के पालन का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य जो है, अगर कोई राजा जिस प्रकार भोग विलास में अगर लिप्त हो गया तो प्रजा को नहीं देख पाएगा। जैसे आपने स्वहित और परहित की बात की, यहाँ उसकी एक्शंस खत्म हो जाएंगी। यहाँ वो सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देगा, अपने सातवां भोग घर, विलास, साधन, शौक। सातवां घर जी हमारे अतिरिक्त, पहला घर मेरा, मेरे अतिरिक्त जो भी है वो सातवां घर है। वही तो पारित हुआ। एक राजा अपने को भूल करके केवल दूसरों के लिए, दूसरे उसके अतिरिक्त जो भी है, उसमें सेगमेंट्स नहीं है, परिवार या कुटुंब नहीं, सेगमेंट्स नहीं, वो इन जनरलाइज वे में उसके अतिरिक्त उनके लिए अगर वो वर्क फोर्स करता है, उनके लिए अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाता है, तो तब वो बैलेंस होगा, तब वह तुला, तभी वो बैलेंस तभी हो पाएगा। लेकिन ये मैंने बताया नहीं, ये बिरले केसेस हैं। वो तो इसलिए काम करेगा, अभी भोग विलास, शुक्र के कारण से भोग विलास की बात नहीं आती है। केवल शुक्र ही भोग विलास का कारक नहीं है, मंगल भी भोग विलास का कारक है। सभी ग्रह भोग विलास के कारक, भोग विलास के कारक नहीं है। आखिर शुक्र की अपनी खुद की सुंदरता भी तो है, स्वयं की सुंदरता। और सुंदर व्यक्ति ही सुंदर हो सकता है जो अंदर से भी सुंदर हो। अंदर से भी, जिसकी अंदर से सुंदरता, वही खिलेगी बाहर। अंदर से कुरूप हो, कितने भी वो ऊपर पोत पातले, वो सुंदर नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, खूबसूरती है इसमें। लेकिन ये खूबसूरती वृक्ष से ज्यादा इसमें है। वृक्ष में क्या है? वृक्ष में उसमें कुछ क्वालिटी होती है जो निखरती है। इसकी क्वालिटी है उसका बैलेंस होना, और बैलेंस होना उसकी खूबसूरती। यानी ना तो किसी सब्जेक्ट में और ना किसी ऑब्जेक्ट में डेविएट नहीं हो रहा है। अगर वो डेविएट नहीं हो रहा है, संत है। संत से ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महावीर स्वामी। नग्न है, पूरी शरीर से पूरी सुंदरता टपकती है, अशोभनीय है क्या? वो है तुला। सुंदरता आपकी किस रूप में है, वहां खंडित होगी, खंड हो गया है। समग्र रूप में सुंदरता जो है, तो समग्र रूप में यहां पर तुला राशि तभी बैलेंस में रह सकती है जब समग्रता हो। किंग है, राजा है, रानी भी है, लेकिन ये राजा और रानी जो है उसके 10वें और 11वें बैठे हुए हैं। जब 10वें और 11वें में उसे क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, हाईएस्ट पॉइंट। 10वां उसका विचार क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से जोड़ लिया उसने अपने आप, उससे ना गेन क्या होगा? 11वां। तो वो हर हालत में कहीं ना कहीं अपने आप को अपर रखने का रखेगा ही।
लेकिन वो जो अपर होते हैं, अपर मोस्ट होते हैं संत और ऋषि, वो भी अपर मोस्ट होते हैं, लेकिन वो इन 10 और 11 की स्थिति में ही पहुंचते हैं, लेकिन 10-11 को देखते हुए नहीं। रिवर्स में मेष राशि का जो गुणधर्म है, मेष राशि भाई जैसे ही जीवन शक्ति को गति मिली तो बहेगी। मंगल ने उस पर अवरोध उत्पन्न किए, क्योंकि मंगल की 8वीं राशि अवरोध वाली राशि है। अगर उसने वृश्चिक के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न किए तो वो भी दूषित हो जाएगी। लेकिन वही मंगल की राशि वृश्चिक, अगर वो जलप्रपात की तरीके से, जिन्हें हम फॉरेस्ट क्या कहते हैं, वो जो जमीन से पानी बहता है, जो पानी से जमीन से पानी अनवरत बहता है, उनको क्या कहते हैं? पाताल कुएं, जिनमें और जंगलों में ज्यादातर आपको देखने को ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें स्वतः ही जो है जमीन से पानी निकलता रहता है। वो पानी पायस भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है, लेकिन सतत बहता रहे। अगर सतत बहता रहेगा तो कितना भी पॉइजनस हो, अल्टीमेट तो सोल जो है वो तो पायस है ना। तो मंगल प्रवाह देता है, लेकिन गर्भ मंगल की 8वीं राशि है, जो गहरी राशि है। तो वो गति को प्रवाह इस तरीके से प्रवाहशील बनाए, सतत प्रवाहशील बनाए। वो सर इस फिलॉसफी के अलावा भी नेचर में हम जैसा देखते हैं कि अक्टूबर में सूर्य थोड़े से अपनी गर्मी को हल्का कर देते हैं और अप्रैल में उनकी गर्मी एकदम बढ़ना शुरू करती है। तो अप्रैल प्रकृति पे, पृथ्वी पर भी इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं, अप्रैल में अलग होते हैं और अक्टूबर में अलग होते हैं। अब तो देखिए, कुछ जी अब देखिए आप, मेष का सूर्य अप्रैल में आता है। जीवन शक्ति का कारक हमारा क्या है? जीवन शक्ति का है हमारा विशेष कारक, हमारी ग्रेन्स। बगैर यही जो सॉलिड फूड्स होते हैं, उन सॉलिड फूड्स का कारक हमारा सूर्य होता है। हमारी बॉडी में हमारी स्केलेटन जिसके ऊपर आधारित है, यानी ग्रेन्स के ऊपर पूरा का पूरा जीवन आधारित है। हमारी बॉडी का आधार स्केलेटन है। स्केलेटन के बिना हमारा ढांचा खड़ा नहीं हो सकता शरीर। तो हमारे शरीर के अंदर हमारी स्केलेटन का कारक होता है सूर्य। और मौसम में या उसमें हमारे दिनचर्या में हमारे भोजन का कारक होता है सूर्य। अप्रैल में हम भोजन एकत्र करते हैं और हड्डियां तपाते हैं उस गर्मी में। दाएं उसका भंडारण करने के पहले कितने प्रकार की उसमें क्रियाएं की जाती हैं, तब हम उसमें से अलग करते हैं। गेहूं ऐसा ही नहीं है पौधा उखाड़ करके लाए और हमने गेहूं निकाल लिया। ये भंडारण करते हैं किस से? जिससे इससे आगे हम उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। लेकिन अक्टूबर के बाद हम इसी गेहूं को जमीन के अंदर बोते हैं। जमीन बुआई चालू होती है, जमीन के अंदर बोए होते हैं भविष्य के लिए। यानी जिसको हमने कलेक्ट किया था, मेष के सूर्य में एकत्र किया था दैनिक आवश्यकताओं के लिए, अब हम उसी को जमीन के अंदर छिपाते हैं, बोते हैं। भविष्य में फिर इसको जरूरी नहीं है कि फसल आपको वैसी ही मिले या न मिले, तो हमारा छोड़ना हुआ दवा को। विशेष करके जिनके ये जो तुला का सूर्य होता है, अब विशेष करके उनको पाएंगे कि या तो वो बहुत ज्यादा इतने उनकी क्रिएटिविटी होती है कि वो एक्चुअली अपने आप को एफेक्ट नहीं कर पाते कि हमको कहाँ स्टेप उठाना है, राइट एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा जिसमें हम अपना प्रॉपर स्टेप डाउन कर सकें। बहुत कंफ्यूज होते हैं। रिवर्स भी है इसका। अगर वो बैलेंस, उनकी कुंडली में बैलेंसिंग एटीट्यूड ज्यादा है, तो उनसे स्वतः
एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट स्टेप उठेगा। दोनों चीजें हैं, एक में आप उठाते हैं, एक में उठता है। सांसारिक आदमी उठाता है, योगी से उठता है, ध्यान रखना। जी सर। सर अगर इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें, जो हमारे इतने सभी दर्शक, हमारे सभी साथी जुड़े हुए हैं, उनके सबके मन में एक एक प्रश्न अपना चल रहा है। बहुत सारे लोगों का सूर्य तुला में होगा इस समय, तो उनको ये जानने में उत्सुकता होगी कि ज्योतिष के अनुसार उनका हॉरोस्कोप उनको क्या देने के लिए तैयार है। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, अच्छे स्वास्थ्य का कारक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम पिता की बात करें तो जो नीच का सूर्य जो हम एक वर्ड ले रहे हैं, ये पिता से व्यक्ति के आत्मविश्वास में या उसके जो एक मानसिक उसकी तरक्की होती है उसमें कहीं कमी आ जाती है? उनके पिता इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यक्तित्व निखर के बाहर नहीं आ पाता? पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हर प्लेनेट के अपने कारकत्व हैं, लेकिन वो कारकत्व खुद अकेले डिसीजन फॉर्मिंग नहीं होते हैं। कोई फिर भी भी मोस्टली एक मोस्टली जो एक हो सकता है। जी। नहीं होते हैं। हमारे देखिए, हर राशि और हर प्लेनेट ये एक सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन भाव ऑब्जेक्टिव होता है। जी। सब्जेक्टिव से हम निष्कर्ष पर पहुंचे, सब्जेक्टिव तो बड़ा विशाल है ना, तो सब्जेक्ट रोल तो प्ले कर सकता है पॉइंट आउट कराने के लिए कि ये इस इशू पर देखना है, लेकिन वो इशू निकलेगा ऑब्जेक्ट से। तो कुंडली में हमने हर एक रिलेशन के लिए या हर काम के लिए ऑब्जेक्ट्स हाउसेस दे रखे हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं। राशि और ग्रह सब्जेक्टिव हैं, जिनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी सम्मिलित करते हैं और किन्हीं को हम प्रोमिनेंट कर देते हैं। पिता का कारक, क्यों हमने इसको पिता का कारक कहा गया है? हमने सूर्य को मुखिया कहा है। मुखिया पिता का कारक इसलिए होता है, घर का मुखिया पिता है, इसलिए पिता का कारक है। जीवनी शक्ति ही तो हमारी मेन है। तो जब हमारे, इसलिए हमने इसको आत्मा का कारक कह दिया, क्योंकि आत्मा हमें मालूम नहीं है कि कैसी होती है कैसी नहीं होती है, लेकिन जीवन शक्ति से ही व्यक्ति में उसकी जीवित होने की बात आती है। इसलिए हमने इसको जीवन शक्ति या ऐसे आत्मा कहा गया है। लेकिन जीवन शक्ति का प्रवाह है किस तरीके से, वो भाव बतलाते हैं। राशि में उस जीवन शक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन तो आ सकता है, लेकिन प्रवाह के लिए भाव आते हैं। तो मोटे तौर पर आप एग्रीगेट किसी का अगर तुला में सूर्य है, तो तुला के अपने गुणधर्म है, वो फर्टाइल है, लेकिन पैशनेट भी है, कंप्रोमाइजल भी है। इनका अगर सूर्य एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर अगर बैठा हुआ है, तो एक विशेष प्रकार का निखार देगा। उसकी जो सेकंड हाउस जो है तुला का, वो वृश्चिक राशि का सेकंड हाउस बनता है। गुण, जिसको हम गुण भाव कहते हैं, उसके अंदर से इस प्रकार की गुणता की बात निकलेगी जिसमें इतनी गरिमा होगी कि उस गरिमा से दूसरा सुनने वाला अपोजिट एकदम से प्रभावित होगा। और फूलिश भी निकलेगी। अगर गुण निकल सकती है तो फूलिश भी निकल सकती है। वही तुला है, वही तुला का सूर्य है, वही वृश्चिक राशि सेकंड हाउस की है, लेकिन अगर वो कंफ्यूज्ड है तो फूलिशनेस की बातें निकलेंगी, जिससे दूसरा आदमी बिचक करके भाग खड़ा हो। तो जी। जी सर। हर भाव मतलब हर राशि और राशि के अंदर बैठा हुआ ग्रह थोड़ा सा कलर्ड तो हो सकता है, कलरिंग तो आ सकती है, लेकिन वो कलरिंग किस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो राशि और प्लेनेट डेंट हो सकता, थोड़ा बहुत उसमें वो हो सकता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो भाव बताएगा कि उसके लिए
ये इंटाइटल्ड है या नहीं, ये कलर एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जी सर, बहुत ये अच्छा विषय है और बड़ा ही गूढ़ विषय भी है, और इस पे हम जितनी लंबी चर्चा करेंगे उतना भी कम है, क्योंकि एक तो ज्योतिष का ज्ञान और उसका हर एक विषय अपने आप में इतना बड़ा है कि चर्चा करते जाएं, बस सीखते जाएं। तो सर, लेकिन समय की बाध्यता है, इसमें और एक चीज इस और मैं चर्चा जी इस चर्चा को बस अब सम अप करें कि फाइनली हमारे जो ज्योतिषीय मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको क्या समझना चाहिए कि नीच का सूर्य या तुला राशि का सूर्य उनके ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स में क्या क्या उनको लाभ दे सकता है, या क्या क्या उनको परेशानी होने की संभावना हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि अकेला सूर्य को देख के हम हॉरोस्कोप जज नहीं कर सकते, या अकेला सूर्य को देखकर हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, बट संभावना हो सकती है। तो वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, बस संक्षिप्त में आप थोड़ा सा इसको सम अप कर दीजिए। पहली बात तो हम जी ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। जनरली लगभग लोग पर्यायवाची मानते हैं इस चीज को कि ज्योतिष और वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, जबकि ज्योतिष को हमने ईश्वर की आंख कहा है। मतलब जो विधान है उस विधान के अनुसार, उस व्यक्ति के कर्मानुसार ही उसकी सेलेशियल बॉडी उसको जन्म लेने के लिए प्रेरित कर पाएगी। यानी निश्चित पहले क्या हुए, उसका जो भी कर्मानुसार जिस तरीके के भी उसको मिलना है, और जब उसका जन्म होगा तो उस समय उन सेलेशियल बॉडीज को निश्चित होना ही पड़ेगा उस कर्म के अनुसार से। और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सेलेशियल बॉडी का लॉजिकली एक्सप्लेनेशन, आप किस प्लेनेट को किस राशि में लेकर के आए हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए, वो आपको दे क्या क्या रहा है। वो देने वाली चीज जो है, अगर आपका तुला का सूर्य है और तुला का सूर्य अगर आपके प्रथम भाव में है, तो विशेष करके आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या आपके गैस्ट्रिक से संदर्भित प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो है छठे भाव का लॉर्ड। जेट और जुपिटर इसी ट्रैक को इंडिकेट करता है। सूर्य जुपिटर से छठा हो जाता है सिंह राशि, वो प्रॉब्लम देगा। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम जो है, तुला के सूर्य वाले को हार्ट की प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी जितनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। गैस्ट्रिक से उसे लगेगा कि हाँ हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी, अब फर्स्ट हाउस से केवल डिसीज ही थोड़ी देखेंगे, ऑब्स्टिकल्स भी देखेंगे। ऑब्स्टिकल्स के संदर्भ में सूर्य कुछ और बोल रहा होगा। तो हर हाउस के संदर्भ में मैं संक्षिप्त में जो है इतना ही कहूंगा, केवल ऊंच और नीच में एक बेसिक डिफरेंस यही है, आप कितने दूसरों के लिए या कितने स्वयं के लिए सोच रखते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें तो क्लियर हुई हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सवाल उठ के खड़े हो गए हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिर किसी दिन कनेक्ट होंगे आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यहाँ हमको सर से जो समझने में आया और हमने जाना संक्षिप्त एब्स्ट्रैक्ट उसका, कि तुला राशि वायु तत्व राशि है, बहुत ही इंडस्ट्रियस कलात्मक राशि है, जो सौम्य भी है। तुला राशि अपने आप में कलात्मकता लिए है, सौम्यता लिए हुए है, और सामाजिक जीवन भी ये दर्शाती है, बिकॉज नेचुरल जोडिएक का 7th हाउस है ये। उस तरह से कनेक्शन करते हुए सूर्य के कारकत्वों को लेते हुए जब हम जनरली प्रेडिक्शन करते हैं, तो जो भाव होता है या जो राशि होती है वो वातावरण प्रदान करती है। राशि वातावरण प्रदान करती है, और भाव और ग्रह बीज और फल का काम करते हैं।
तो यहाँ राशि जो है तुला राशि है वो वातावरण का काम कर रही है सूर्य के लिए। सूर्य तुला राशि के वातावरण में, वायु तत्व के वातावरण में, कलात्मकता के वातावरण में और सौम्यता के वातावरण में आ जाते हैं। उसके बाद उनके अपने फल हैं, उनके अपने फल हैं कि वो आत्मा के कारक हैं, वो शरीर के हिस्से में अगर हम बात करें तो बोन के कारक हैं, हार्ट, हमारी आईज, इनके कारक हैं। इन सारे इस सबसे भी ज्यादा वो हमारे स्टेटस के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, हमारे एक्सप्रेशन के कारक हैं। तो सूर्य यहाँ आने के बाद सौम्यता ले लेते हैं, सौम्य ले लेते हैं। जो सूर्य को या राजा को जिस प्रकार एग्रेसिव होना चाहिए, जिस प्रकार डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए, उसमें थोड़ी सौम्यता आ जाती है। और ज्योतिष में हम जैसे पिता की बात करते हैं, पिता अथॉरिटी लेकर होते हैं, उनका आदेश परिवार के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है, क्योंकि अगर आदेश एक तरफ से फ्लो होते हैं तो वहां डिसिप्लिन ज्यादा होता है। और यहाँ अगर पिता ही नर्म हो जाएंगे तो परिवार के सारे सदस्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स बनाने लगेंगे, रूल्स चलाने लगेंगे। तो जरूरत से ज्यादा सौम्यता अगर पिता धारण कर लेंगे या राजा धारण कर लेंगे तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, सबके अपने अपने रूल्स बन जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा चलना। तो ये भी एक कारण है। ज्योतिष में जब हम देखेंगे कि तुला राशि में, तो जनरली ऐसे व्यक्ति ज्यादा कलात्मक होते हैं, उनकी कला के प्रति रुझान बहुत ज्यादा होता है। उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो किसी कला से जुड़े नहीं हैं तो शायद उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी है। इसका जो एक छोटा पार्ट समझ में आता है कि दूसरों पर निर्भरता उनकी बढ़ जाती है, उनको दूसरों का कंसेंट या दूसरों के ओपिनियन मैटर करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के सूर्य होंगे तुला राशि में, तो इसको देखिएगा और हम इस चर्चा के लास्ट में आपसे बात करेंगे कि कितना ये चीज सही है। अगर हमको दूसरों के ओपिनियन हमारे निर्णय को प्रभावित करने लगे तो वहां सौम्यता के कारण ही जनरली ये होता है, तो वहां भी समस्या आ जाती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे पास दूसरे विद्वान भी हैं, आदरणीय डॉक्टर आर के पाठक सर, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और आप लोगों के मन में चलने वाले अनेक सवाल की, सबकी अलग अलग लग्न है और अलग अलग लग्न में अगर तुला के सूर्य हैं तो उनके क्या प्रभाव होंगे, डॉक्टर आर के पाठक सर हमको बताएंगे। उसके बाद हम फिर आपके साथ में चर्चा करेंगे। श्री पाठक सर, आपसे निवेदन करूंगी, अनम्यूट करिए। डॉक्टर आर के पाठक सर, अनम्यूट करिएगा अपने को। जी अनम्यूट कर लिया। अभी तक तो उसमें सेटिंग ऐसी थी, अनम्यूट कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जी अलाउ जी किया, अनम्यूट कर लिया। जी सर, नमस्कार, आपका हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। आज के इस क्लास में जो बहुत अच्छा क्लास चला, और जब अभी हरिमोहन सर ने बहुत सूर्य के नीच और उच्च के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताए, और आपने भी बहुत अच्छी बात बताई इसके बारे में कि जो है उच्च नीच का प्रभाव क्या होता है। तो अभी जैसा कि आपका आदेश हुआ है, आपका सूर्य जो अलग अलग राशियों में, किसी की कुंडली में अलग अलग राशियों में बैठे होंगे, और सूर्य का जब गोचर होगा तो वह अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव देगा। जैसे सूर्य अभी तुला राशि में जा रहे हैं तो विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग मन में जिज्ञासा रहती है कि जब राशिफल सुनने के लिए सब लोग व्याकुल रहते हैं, और हम सभी चूंकि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को समझने जानने का प्रयास करते रहते हैं, तो सूर्य का गोचर जो तुला राशि पर हो रहा है, जैसा कहा जा रहा है सूर्य अपने नीच राशि में जा रहे हैं, जहां पर केतु पहले से विद्यमान है। तो सूर्य और केतु जो दोनों विपरीत ध्रुवीय ग्रह हैं, इनका एक साथ बैठना क्या प्रभाव देगा, और विभिन्न राशियों पर, 12 राशियों पर, मेष से लेकर मीन तक 12 लग्न 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। बाकी जानकारी तो दी जा चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, ग्रहों का राजा है, प्रत्यक्ष देव है। आर्य लोग भी अनादिकाल से जिन
प्रकृति की पूजा करते थे, उसमें सूर्य की पूजा बहुत प्रमुख रूप से की जाती थी। यदि सूर्य न हो तो हमारा पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही जो है संकट में पड़ जाएगा। हमारे लिए जो अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, हमें उष्मा प्रकाश जो कुछ भी मिलता है वह सूर्य से ही मिलता है। अब बिना सूर्य के हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो सूर्य का हमारे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सूर्य देखिए व्यक्ति को आत्मबल बढ़ाने में बहुत योगदान देता है। गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना हो, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, उच्च पद प्रमोशन प्राप्त करना हो, प्रशासनिक अधिकारी बनना हो, गवर्नमेंट से लाभ लेना हो, राजनीति के क्षेत्र में भी उच्चतम सफलता प्राप्त करनी हो, तो उसमें सूर्य का अच्छा होना, सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो सूर्य पिता नेतृत्व शक्ति का, इच्छा शक्ति का, साहस का, बोन्स का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य सोमवार को यानी 17 अक्टूबर को यह अपने कन्या राशि से निकल करके, अभी कनागत चल रहा है, इससे निकल करके वह जा रहे हैं तुला राशि में, जहां पर सूर्य नीच के हो रहे हैं और वहां पर केतु पहले से विद्यमान है। वहां पर सूर्य के साथ केतु की युति होगी, राहु की पूर्ण दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। तो ऐसे समय में सूर्य जब केतु के साथ रहेंगे, दो विपरीत ध्रुव एक साथ बैठेंगे, तो शारीरिक और मानसिक या किन प्रकार की परिस्थितियां जो है वह उत्पन्न होंगी। इसका केवल जो है वह व्यक्तियों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर या यूं कहें विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा, हम राशि वाइज पहले देखते हैं। देखिए जो हमने आपको राशिफल बता रहे हैं, ये चंद्र गोचर पर, चंद्र राशि के गोचर पर आधारित है, जो आपके मेष से लेकर के मीन राशि तक होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में आप जानते हैं कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर इनका होगा। यानी सप्तम भाव विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, और साझेदारों के साथ व्यवसाय का भी होता है। सूर्य प्रभाव होगा, वह जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि यह विवाह स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसलिए जो शादीशुदा जातक हैं तो उनके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। धैर्य रखें, अपनी बात को शांत पूर्वक कहने का प्रयास करें और आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, यहाँ पर सप्तम में आ गया है, संतान को भी कुछ समस्या संभव है। और ये जो सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं, वह कुछ अपने मेष राशि वालों को इच्छा के अनुसार कार्यों के परिणाम प्राप्त करने में कुछ देर हो सकती है। इस समय सूर्यदेव सप्तम में बैठ करके आपके लग्न पर यानी मेष राशि के लग्न पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में इस दौरान आपका स्वभाव कुछ अभिमानी भी हो सकता है, इसलिए सहकर्मियों के साथ कुछ टकराव भी संभव है। अभी क्या मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि कुछ बंद सा दिख रहा है? सर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी जी। तो स्वभाव में बता रहा था, कुछ स्वाभिमानी आपका हो सकता है इस समय मेष राशि वालों का, और जो कलीग हैं, जूनियर या सीनियर हैं, उनके साथ भी तालमेल बैठाना पड़ेगा। हो सकता है कोई जो है वह अहम का टकराव भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको अपने सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आप बातचीत करते समय सावधान रहें और अपनी छवि को खराब न होने दें, इस बात का ध्यान रखें। यदि व्यवसाय करते हैं या पार्टनरशिप से जुड़ा व्यवसाय करते हैं तो चूंकि सप्तम भाव में पार्टनरशिप के व्यवसाय का भी स्थान होता है, तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो सकता है। और कोई भी सौदा करना हो तो दस्तावेज को ठीक ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही हस्ताक्षर करें। और पारिवारिक जीवन में भी पिता के साथ या किसी पिता पक्ष के लोगों के साथ कुछ विवाद संभव है, इसलिए बहुत सावधानी से इस समय काम लें। अभी हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि सूर्य उनके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय सूर्य गोचर करते हुए राशि से छठे भाव में यानी प्रतियोगिता का जो है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, यहाँ विराजमान हो रहे हैं। छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति या गोचर जो होगा वह अनुकूल प्रभाव देगा, और खास तौर से पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति की अनुभूति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके ऊर्जा उत्साह में वृद्धि देखी जाएगी। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो न्यायालय में आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। साथ ही जो है वह यदि कोई रोग है तो सूर्य जो है वह
क्या कहते हैं, जब गोचर छठे भाव तक कुछ सिर दर्द वगैरह समस्या कुछ लोगों को जरूर हो जाती है, लेकिन बाकी बीमारियों पर राहत मिलती है और शत्रु से बाधा से मुक्ति मिलती है। कुछ कर्ज यदि आपके हैं तो उसके भी चुकाने के योग बनते हैं। यदि आप पिछले काफी समय से स्थान परिवर्तन, नौकरी में ट्रांसफर चाह रहे थे, तो आपको जो है इस समय यह जो है लाभ मिल सकता है। और व्यापारियों को भी व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे, इसलिए इसमें कुछ आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का स्थान होता है, तो अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होंगे। शिक्षकों का उनको अच्छा सहयोग भी मिलेगा। सूर्य आपके छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव में, अर्थात खर्च, नुकसान है, मोक्ष आदि का जो भाव, विदेश यात्रा का भाव है, वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। और इसका प्रभाव जो है, सूर्य का प्रभाव आपके घर वाहन सुख पर भी कुछ पड़ेगा और माता जी को भी कुछ स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम संभव है। सूर्यदेव आपको इस समय कुछ उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या आंख संबंधी तकलीफ भी दे सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में जातकों के लिए सूर्य जो होते हैं तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी अच्छे छोटे भाई बहन के लिए पराक्रम के, साहस के प्रतीक जो है वह स्थान के स्वामी होते हैं। और इस दौरान वह जो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है प्रेम का, बुद्धि का, संतान का होता है। सूर्य का पंचम भाव में गोचर थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध होता है और कुछ लोग डिलेमा में हो जाते हैं, क्रोध में कुछ वृद्धि हो सकती है और आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। हो सकता है उस समय आपको कुछ अपने मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त न हो, परंतु आपका जो मेहनत होगी वो आगे जरूर रंग लाएगी। और इस समय यदि आपको कोई यात्रा जो अगर बहुत आवश्यक न हो तो करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यात्राओं में थोड़ा कष्ट हो सकता है, धन हानि की भी आशंका रहती है। यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य बैठ करके आपके लाभ में दृष्टि डालेंगे, तो वहां पर जो है आपको व्यापार में कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन कोई नए जो कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। और साथ साथ ये सूर्य देव चूंकि आपके तृतीय सो रहे हैं, तो भाई बहनों के संबंधों में तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये हो सकता है एक दूसरे के साथ आपको आने का मौका मिले। यदि आप दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव संभव हो सकता है। सेहत के प्रति सावधान रहें, बाहर के खाने से परहेज करें। बहुत से आजकल ऑनलाइन डिमांड करके खाना मंगाते हैं, थोड़ा उससे परहेज करना चाहिए। और अपने क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि पंचम भाव में ही गोचर हो रहा है, क्रोध को शांत करने के लिए योगा प्राणायाम का सहारा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्य जो है द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, धन, कुटुंब, वाणी के स्वामी होते हैं, परिवार के स्वामी होते हैं। इस दौरान वे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में यह चतुर्थ भाव माता का, घर वाहन सुख का होता है। इसमें सूर्य का जो गोचर होगा वह थोड़ा मातृ सुख में माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यहाँ बैठ करके सूर्य की दृष्टि जो है दशम भाव पर पूर्ण रूप से पड़ती है। तो जो आपके कलीग हैं, जो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ भी आप तालमेल अच्छा बनाकर रखें। और आप अधिक व्यस्त होने के कारण हो सकता है अपने घर वार को कुछ समय कम दे पाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। क्योंकि चौथा घर माता का माना गया है और इस समय माता स्थान पर के साथ जब सूर्य का गोचर होगा तो माँ को हो सकता है आपके पहले से भी कुछ स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ रही हो, विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत या कुछ स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है, हो रही होगी। सूर्य साथ में केतु के आएंगे तो थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य में कुछ विशेष परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको और थोड़ा सा विलंब कराएगा, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं आ पाएगी। हो सकता है आपको कोई कार्य जो आपका अटका हुआ हो, उस कार्य को जब आप करना चाहें, संपन्न करना चाहें, तो आप घर वाहन सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो घर वालों के साथ बातचीत करके ही उसमें निर्णय लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि कुछ अतिरिक्त खर्च भी आपके होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखें और कुछ अनिद्रा या बेचैनी या नेत्र दोष भी होने की संभावना रहेगी। अब हम बात करेंगे सूर्य के स्वयं की राशि सिंह राशि की। सूर्य सिंह राशि के ही मालिक होते हैं और सूर्य जो है इस समय सिंह राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अर्थात साहस के स्थान पर, भाई बहन के स्थान, छोटे भाई बहन के स्थान पर, पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर
बहुत अच्छा माना जाता है। पेशेवर रूप से देखें तो कैरियर के लिए बहुत अनुकूलता रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका बहुत साहसी प्रभाव रहेगा और आपके हर कार्यों को पूरा करने में मददगार रहेगा। यदि आपको कोई नई हो सकता है नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कार्यालय में दी जाए, उसको आप बड़े जोश खरोश के साथ उसको वहन करने का प्रयास करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि आपका नाम हो सकता है आगे चल करके इस मेहनत के कारण आपको कुछ इंक्रीमेंट भी प्राप्त हो जाए या कुछ जो है वो आपको गिफ्ट भी मिल जाए। सूर्य अपने आपके रचनात्मक सत्ता में क्षमता में वृद्धि करेंगे और इस समय आपके अधिकारी और सहकर्मी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे। सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके नवम भाव में आपके भाग्य स्थान पर जो है धर्म स्थान पर वहां पर दृष्टि डालते हैं और यहाँ पर इस दृष्टि से भाग्य का साथ तो मिलेगा। घर के सदस्यों को भी आप खुश करने में आप कामयाब होंगे और पिताजी से भी यदि आप कुछ सहयोग लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। और इसके साथ ही आपके देव जो पूजा में भक्ति ईश्वर भक्ति में भी आपकी रुचि जागृत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य का गोचर उत्तम रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कान में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कभी कभी जो है ओवर थिंकिंग के कारण कुछ स्ट्रेस हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत कोई ज्यादा नहीं आएगी। और इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। पृथ्वी तत्व की कन्या राशि जातकों के लिए सूर्य उनके नुकसान मोक्ष खर्च आदि यानी 12वें भाव के स्वामी होते हैं और यह जो गोचर करेंगे वह कन्या राशि के द्वितीय भाव वन संचित धन वाणी परिवार बचत के स्थान पर गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए मिक्स फल देगा, मिश्रित फलदायक होगा। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा काम का बोझ अधिक रह सकता है, कार्य को पूरा करने में समस्या आ सकती है। जितना संभव हो कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें, एक बजट प्लान करें, उसके अनुसार ही आप अपने कार्य का धन खर्च करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी जो विशेषज्ञ से बात करके ही आप करें। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि ये शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें पैसा आप लगा दिए, आगे चल करके वो नुकसानदायक हो जाए, ऐसा न करें। आप पूरा पढ़ें उसके बाद ही लगाएं। घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, थोड़ी थकान भाग दौड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा वहां पर सावधानी बरतनी रहेगी। और चूंकि सूर्य वाणी स्थान पर बैठे हुए हैं तो वाणी स्थान में सूर्य बैठता है तो आदमी साफ साफ बोलता है, लेकिन वाणी में कभी गुस्सा या कड़वाहट भी आ सकती है। तो थोड़ा सा वहां पर आपको इस समय अपने जहां तक संभव हो अपने वाणी में मधुरता लाने का ही, इसे हमेशा लाना चाहिए लेकिन इसमें थोड़ा विशेष प्रयास करना होगा। सूर्य वहां से आपके 8वें भाव यानी दुर्घटना आयु के भाव को देखेंगे। सेहत के प्रति विशेष सावधानी रखें क्योंकि थोड़ी सी संभावना बन सकती है, इस दृष्टि के कारण कोई चोट चपेट की संभावना बनती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इस समय थोड़ी वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें। बात करेंगे तुला राशि की, जहाँ पर सूर्य अभी गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य एकादश भाव के यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब उनका गोचर जो हो रहा है वो लग्न में हो रहा है, यानी शरीर पर हो रहा है। और शरीर से आप जानते हैं कि लग्न में जब सूर्य का गोचर होता है यहाँ से उस व्यक्ति की आत्मा का व्यक्तित्व का उसका यह विचार किया जाएगा। सूर्य का यह गोचर जो लग्न में हो रहा है, शरीर पर हो रहा है, गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि तुला राशि देता है। अगर बात करेंगे कैरियर की, थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, आत्मविश्वास हो सकता है, कभी कभी आपको हो जाए। अगर कोई आपका प्रमोशन अवेटेड है तो थोड़ा उसमें विलंब हो सकता है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि थोड़ा उनके कार्य विलंबित हो सकते हैं, इसलिए किस्मत पर जब न छोड़ करके आप मेहनत पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बना सकती हैं, आपको बेकार में क्रोध करने से बचना चाहिए और खुद को शांत रख करके अपनी समस्याओं का सुलझाने का प्रयास करें। इस समय सूर्य यहाँ पर लग्न में बैठ करके सप्तम भाव यानी जीवन साथी के स्थान पर दृष्टि डालते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य कुछ आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हो सकता है जितना आप अपने आप को एलर्जी से बचाव करने का प्रयास करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है। सूर्य यहाँ पर कैरियर के स्वामी होते हैं, कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। इस दौरान वे द्वादश भाव में गोचर करेंगे, राशि द्वादश भाव में गोचर करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्वादश भाव में हम
विचार करते हैं विदेश यात्रा का, खर्च का, अचानक होने वाले खर्च के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के खर्च स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कुछ खर्च बढ़ सकता है, कुछ आपके यात्रा के भी योग बनाता है सूर्य यहाँ बैठकर, यहाँ गोचर में। कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जब नीच राशि में रहेंगे तो कार्य स्थल में थोड़ा सा आपका ध्यान कम हो सकता है, चलता है आप कार्यस्थल पर थोड़ा अपने आप को थका महसूस करें या ओवर लोडेड या काम का बोझ अधिक महसूस कैसा हो सकता है। और कार्य क्षेत्र में जो कुछ कार्य होते हैं उसमें पूरा करने थोड़ी समस्या आ सकती है। यहाँ से आपको निकलना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, मेहनत करें। अपना जो है कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इस समय घबरा करके अपनी नौकरी को या व्यवसाय को बदलने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य मात्र 1 महीने के लिए वहां रहेंगे, तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना अच्छा नहीं है। और इसके अलावा सूर्य है आपके छठे घर में दृष्टि डालेंगे, तो कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से भी थोड़ी सजग रहें, नजर रखें। यदि कोई व्यक्ति विदेश व्यापार में है तो उनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। इस समय ये ध्यान रखें, छठे भाव पर जो सूर्य की दृष्टि है, कोई कर्ज वगैरह लेने से थोड़ा सा इसमें बचना चाहिए। और सूर्य इस समय जो है किसी अपने बड़े घर के बड़े बुजुर्ग से आपके थोड़ी कभी बहस करा सकता है, उसमें ये बहस में न पड़े, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ी सी आंखों की परेशानी के अलावा और कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 9वें भाव के स्वामी होते हैं। अब इस समय जो गोचर करेंगे वो आपके लाभ में, अभिलाषा पूर्ति यानी सफलता के लाभ भाव में, तो सूर्य का लाभ भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जिन लोगों को बहुत से श्री पाठक सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए। बीच ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। मैं बोल रहा था कि धनु राशि वालों के लिए गोचर लाभ में बहुत अच्छा प्रभाव देगा, तरक्की लेकर आएगा। यदि आप कार्य क्षेत्र पर जो आपने आपको प्राप्त हो सकता है, लगता है कि कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हो जाए या कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता, और वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपके ऊपर बनेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप सक्षम हो। तो लोग पहले से किसी प्रमोशन की अपेक्षा में थे, हो सकता है उनके लिए दीपावली का जो त्योहार बहुत अच्छा है, और जो है वह लाभ की ज्यादा जो बनेंगे। जो है संचार शैली जो होती है, बोलने का जो गुण होता है, वो हम लोगों को सामाजिक रूप में जो है लोकप्रिय बनाएगी। धार्मिक स्थल पर कहीं आपकी यात्रा हो सकती है या कहीं में जरूर हो जाने की संभावना बनती है। यदि यात्रा होगी तो आपको लाभ ही उससे प्राप्त। पारिवारिक जीवन में यदि कोई समस्या है तो आप अपने पिता से जो है जरूर बातचीत कर सहयोग होगी, समस्या से निकलने में सफल होंगे। यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, इसलिए पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है, संतान का होता है, और जीवन में प्रेम संबंधों का भी होता है। तो अपने जातक, जिन जातकों के कुछ प्रेम संबंध चल रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कुछ अपने जब प्रेमी या प्रेमिका के साथ थोड़े बहुत विवाद या कुछ मानसिक थोड़ा सा विचारों में मतभेद संभव है, लेकिन बहुत देर तक ये नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए होगा। तो आपस में बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या आपके पहले चल रही थी तो उसमें जो है आपको लाभ मिलने वाला है, स्वास्थ्य तक अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और वो गोचर करते दशम भाव में विद्यमान होंगे। दशम यहाँ अष्टम भाव जो उनका जो होता है राशि का, वह आयु का, दुर्घटना का, खतरा का होता है। दशम भाव से हम जातक के जानते हैं कर्म, व्यवसाय, कैरियर, पद, प्रतिष्ठा का जो की बात करते हैं। तो सूर्य दशम भाव को जब से संबंध बनाता है तो जो है कैरियर को बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो दशम भाव में सूर्य का गोचर भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये निश्चित रूप से उत्तम फल देगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। इस खास करके जो लोग अपने नौकरी या व्यवसाय में हैं
कार्य क्षेत्र में यदि पहले से कोई समस्या आपकी चल रही थी तो उसमें आपकी जो समस्या दूर हो जाएगी। आप अपनी अच्छी रणनीति बनाएंगे, अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। हो सकता है आपको कोई नया पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। आपके सहकर्मी जो होंगे वह भी आपके अच्छे कार्यों को देखकर प्रभावित होंगे। और यदि किसी गवर्नमेंट से कोई आप लाभ लेना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं मिल रहा था, इस समय आपका कार्य पूरा हो सकता है। यदि कुछ व्यापारी हैं तो व्यापारी जो लोग हैं वो भी अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में सूर्य देव आपके और आपके पिता के संबंधों में सुधार करेंगे। आपके घर वाहन सुख माता स्थान पर जो है सूर्य की यहाँ दृष्टि रहेगी, माता का भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि कोई आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं, हो सकता है दिवाली में आपके घर कोई नया वाहन आ जाए, या हो सकता है कोई आप नया मकान जो है वह खरीदने में सक्षम हो जाए, तो मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या कुछ शुगर की समस्या है वे लोग थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान दें। और जो लोग शुगर से जो जूझ रहे होते हैं, ऐसे लोग थोड़ा दिवाली और तमाम जो है मौसम आ रहा है त्योहारों का, थोड़ा अपने जो है जीवा पर कंट्रोल रखें, मुख्य स्वाद ज्यादा न लें, नहीं इसमें समस्या थोड़ी आपकी बीपी और शुगर की बढ़ सकती है। मिठाई थोड़ा खाने से जो है कंट्रोल रखें अपने आप को। अब बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के जीवन साथी के भाव के गोचर होते हैं, और इस समय नीच अवस्था में आपके राशि से आपके जो विद्यमान जो गोचर कर रहे हैं नवम भाव में, सूर्य की स्थिति थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है। कार्यस्थल पर परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती हैं। इस समय यदि कोई आपको नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो टाल दीजिए, 1 महीने के बाद प्रारंभ कीजिएगा। और नौकरी पेशा यदि यहाँ हैं तो वहां पर भी आप अपने कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव हो सकता है, बहुत ध्यान से कार्य करें। हो सकता है कि कुछ लोग आपके जो आपसे खिलाफ रहते हैं आपके काम में गलतियां निकालें और आपके खिलाफ जो है आपके अधिकारी को भड़का सकते हैं, थोड़ा वहां सावधानी बरतनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी को बात बात में आप टोकना बंद करें। ये अगर करते हैं तो फिर जो है जरूर हो सकता है आपस में टकराव हो सकता है। तर्क वितर्क जो है दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल इस समय न करें। यदि आप जीवन साथी कुछ बोलता है तो आप उसको आंख मूंद करके स्वीकार करें। या मान लें कि यदि स्वामी जो है पत्नी एक दिन को रात कहे तो हम तारे चमका देंगे, या उसका उल्टा भी पति एक दिन को रात कहे तो हम तारे चमका देंगे। इस प्रकार की भावना अगर 1 महीने रखेंगे तो आपस में तालमेल गड़बड़ नहीं होगा। और विवाद को टालने की कोशिश करें। और हो सकता है यदि आप जो है संभव है तो अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमी को कहीं डेट पर या कहीं ऐसे घुमाने के लिए ले जाएंगे तो ज्यादा इस समय अच्छा रहेगा, अगर तालमेल अच्छा बनेगा। सूर्य इस समय तृतीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो भाई बहनों के ऊपर कुछ आप खर्च कर सकते हैं। और जो घर पर तमाम प्रकार की जिस परिस्थितियां हैं कुछ थकान का अनुभव भी आपको करा सकती हैं, परंतु सेहत बेहतर रहेगी। मन को शांत रखने के लिए थोड़ा योगा प्राणायाम का सहारा लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अंत में आएंगे हम मीन राशि पर। मीन राशि वालों जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। गोचर करते हुए इस समय अष्टम भाव में विद्यमान होंगे। छठे भाव से अष्टम भाव में विद्यमान, छठे भाव का अष्टम भाव में से जब अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ विपरीत योग बन जाता है। तो छठे भाव से हालांकि अष्टम भाव में गोचर जब करेंगे तो कुछ जो है आपका औसत रूप से फल प्राप्त होगा। कभी कभी थोड़ा सा आपका काम में मन न लगे, कार्यस्थल पर कुछ लोगों को थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, लगता है कि ओवरलोड हो रहा है, नौकरी बदल लेते हैं। लेकिन जोश में आकर के अपने होश को न खोएं, कुछ समय इंतजार करें, बड़ा फैसला निश्चित रूप से आप न लें, शत्रुओं से भी सावधान बरतें। यदि व्यापारी किसी प्रकार के जो निवेश करना चाहते हैं तो इस समय करने के लिए जो है ठीक रहेगा, लेकिन धन उधारी पर न लें न दें, इस बात का ध्यान रखें। इसमें सूर्य आपके वाणी स्थान पर भी गोचर परिवार पर दृष्टि डालेंगे तो बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। आंख संबंधी या कुछ मुख संबंधी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। मौसम के साथ थोड़ा मौसम का बदलाव भी होता है, इस समय आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अब हम सूर्य जिनके लिए बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी, सूर्य जिनके खराब हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, बस 2-3 छोटे छोटे उपाय बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक हैं और बहुत सारी चीजें हमको देने वाले हैं, तो सूर्य को सबसे पहले हम क्या दे सकते हैं? वो तो हमको बहुत कुछ दे रहे हैं, सूर्य को हम क्या दे सकते हैं? तो सब सूर्य, देखिए बिना पैसे का उपाय बता दूं, तांबे के लोटे में लाल फूल डाल लीजिए, अगर कुछ मिलता है रोली डालिए
और जो सूखी मिर्च आती है, ड्राई रेड चिल्ली होती है, उसके बीज निकाल करके आप रख लीजिए और 7 बीज काउंट करके डालिए। और रविवार से अगर डेली आप जल रही थे तो रविवार से प्रारंभ करिए। सूर्य को ओम घृण्य सूर्याय नमः या यही सूर्य सहस्रांशु तेजोराशि जगतपति वाला मंत्र पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः करके सूर्य को जल दीजिए। चलते तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि पांव पर छींटे न, गमले में या क्यारी में कहीं जल गिरे, और फिर क्लॉक वाइज 7 बार परिक्रमा कर लें। अपने स्थान पर ही घूम लीजिए, बाकी सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सक्षम है। तो आप जो है वह ये करेंगे तो सूर्य आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बिना पैसे की दवा और बहुत सारे कार्य करा सकती है। तो ये तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। जिन लोगों के ट्रांसफर जीवन में न हो रहे हो वह रविवार को एक सूर्य यंत्र बनाए और रविवार से प्रारंभ करके जो मैंने बताया सूर्य यंत्र को पूजा स्थल पर रख दें। और ये जो मैंने जल देने का उपाय बताया उसमें जो मिर्च के बीज है वो 21 मिर्च के बीज डालना है, 21 सीड्स 21 बीज डालें और लगातार 21 दिन तक जल दें। जल देने के बाद सूर्य से अपने ट्रांसफर की प्रार्थना करें। 99% आपका ट्रांसफर यदि जो है वह संभव ट्रांसफरेबल सर्विस है तो आपका योग बन जाएगा। मैंने बहुत से लोगों के ऊपर इसको आजमाया हुआ है। सूर्य के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। सूर्य का ओम ह्रांग ह्रीं ह्रां का सूर्याय नमः, ये जो है सूर्य का जो है लौकिक मंत्र होता है। ओम घृण्य सूर्याय नमः एक बहुत आसान सा मंत्र है। ओम सुम सूर्याय नमः भी कह सकते हैं। ओम आकृष्ण दशा वर्तमानों वाला वैदिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं। सूर्य के मंत्र का जप करें। सूर्य आपके कुंडली में कहीं भी हो, खराब हो, प्रभाव दे रहा हो, आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का डेली पाठ करते हैं शत्रु बाधा नहीं रह सकती उनके जीवन में। और इसके बाद ये चाक्षुषी विद्या का जो पाठ करने के बाद जल देते हैं तो आंखों की रोशनी स्थिर रहती है। और जो लोग डेली पाठ करते हैं उनके परिवार में कोई अंधा पैदा नहीं होता, यह गारंटीड है। और ये जो आंखों में रोशनी जिन लोगों की कम हो रही हो वे लोग निश्चित रूप से अगर ऐसा करते हैं तो आंखें रोशनी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चश्मा नहीं बढ़ेगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और मैं खुद आजमाया हूँ, पिछले 7 साल से मेरा 1.5 पर ही चश्मे का नंबर है, बढ़ा नहीं। और मैं बिना चश्मे के भी देखकर पढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। चाक्षुषी विद्या का पाठ कीजिए और सूर्य को जल दीजिए, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो माणिक्य रत्न का भी धारण वैसे किया जा सकता है, लेकिन केवल 1 महीने के गोचर के लिए करना जो उचित नहीं है। बाकी जो सलाह ले लीजिएगा। और सूर्य के लिए 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो सूर्य को बहुत स्ट्रांग कर देता है और निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान आपको करने लगता है। ये जो हमने फल बताया समय कम है, हमने जो फल बताया है गोचर के स्थूल फल है। हर राशियों पर हमने जो प्रभाव बताया है सबके ऊपर वैसा ही प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और दशाएं क्या चल रही, दशाएं क्या चल रही, सूक्ष्म दशाएं क्या चल रही हैं, इसके आधार पर अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग इसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन स्थूल प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबको जो उनकी जिज्ञासा रही होगी सूर्य का क्या प्रभाव होगा और क्या परिणाम लेकर सूर्य आएगा 1 महीने में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, जिज्ञासा जरूर कुछ शांत हुई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात दिशा मैम के साथ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। भारतीय सेना में आपके जैसा ज्योतिषी मौजूद है तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। यहाँ आपने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के जवाब मैक्सिमम मिल गए होंगे और मुझे लगता नहीं कि कुछ और बहुत ज्यादा बाकी है। बस 2-4 बातें और मैं बस एड ऑन ही करूंगी उसमें। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री तक ही नीच का होता है या डेबिलिटेशन की तरफ जाता है और 10 डिग्री पर वो डीपेस्ट पॉइंट होता है जहां वो डेबिलिटेशन की स्टेट में होता है। तो जिस तरह से आपने कहा श्री पाठक जी ने कि हर राशि के लगन के लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव रहेंगे और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर ने बताया कि ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर सूर्य नीच का है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, नहीं देगा, ज्यादातर नहीं देगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपके दूसरे ग्रह किन पोजीशन में है। सूर्य शुक्र की राशि में नीचे हैं तो एक और कंडीशन भी है कि यहाँ
शुक्र की पोजीशन क्या है? शुक्र सूर्य से केवल 2 राशि आगे या पीछे हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसमें सूर्य और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन है तो इनका नीचभंग हो गया। केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बन गया सूर्य और शुक्र का, तो भी नीचभंग हो गया। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ में सूर्य से घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर वो नीच के हैं या गोचर में इस समय नीच के चल रहे हैं तो आपको किस तरह का प्रभाव देंगे। दूसरी बात, तुला राशि में जैसे हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तुला राशि में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। मंगल की 6 डिग्री 40 मिनट तक चित्रा नक्षत्र होता है, फिर स्वाति नक्षत्र होता है जिसका अपना पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन है, और बाद में गुरु का नक्षत्र होता है विशाखा नक्षत्र। यहाँ सूर्य जहां नीच के होते हैं 10 डिग्री तक ही, तो उसमें केवल चित्रा के 2 चरण आएंगे और स्वाति के 2 चरण आएंगे। चित्रा के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं और स्वाति के जो लॉर्ड हैं वो राहु बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन और राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, मित्र राशि में है, अच्छे भावों में है और अच्छी दृष्टियों में है, अच्छे ग्रहों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और अगर कहीं किसी भी कारण से सूर्य किसी गलत तरीके से नेगेटिव हो गए हैं या अपना प्रभाव उन्होंने हल्का कर दिया है, तो श्री पाठक सर ने उपाय बताए हैं बहुत सारे, वो उपाय भी करिए। साथ में अपनी विटामिन डी एंड कैल्शियम चेक करते रहिए, कराते रहिएगा, उससे संबंधित मेडिसिन जो भी डॉक्टर बताएंगे वो लेते रहिए। ये भी एक इसका प्रभाव होता है। अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए, स्पेशली आंखों को, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। एक और स्थिति है कि जहां सूर्य के अगर वो राहु के नक्षत्र में है और राहु भी कहीं से किसी तरह से थोड़े से नकारात्मक हो गए हैं आपकी कुंडली में, तो वहां आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी या फिर दूसरों पर आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी। वहां आपको सदैव अपना साथ देने के लिए आप किसी न किसी को ढूंढेंगे, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। तो आज आप यहाँ इस ज्योतिषीय गोष्ठी में हैं, इस बात को जान गए हैं, अगर इनमें से कोई एक ट्रेट भी आपके साथ चल रहा है तो आप जान गए हैं, और आप ये भी जान गए हैं कि अब आपको कहाँ वर्क करना है अपने ऊपर। और साथ ही अभी बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ आदरणीय ऋषि शुक्ला सर जुड़ गए हैं। सर बाहर थे और वहां मौसम साथ नहीं दे रहा था, तो बीच बीच में जुड़ते रहे हैं, अभी भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप भी 2 शब्द देके बोलकर हमारा ज्ञान वृद्धि कीजिएगा। सर अनम्यूट करिए। नमस्कार सभी ज्योतिष के फुदीगण। धन्यवाद निशा जी। अभी आप लोगों ने बहुत विस्तार से पाठक जी को सुना, जहां उन्होंने सूर्य के इस 1 महीने के ट्रांजिट को बताया। सूर्य हर माह ट्रांजिट करते हैं, अच्छे बुरे दोनों ट्रांजिट्स होते हैं। ट्रांजिट एक अवसर है सर आपकी वॉइस रुक गई है। काल पुरुष की कुंडली के 7वें भाव में आते हैं, जो सूर्यास्त का समय है। आप यह भी देखेंगे कि सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे मध्य रात्रि में होते हुए अगले दिन सुबह सूर्योदय की ओर बढ़ते हैं। और आप इस बात को देखें कि जब आपका सूर्य अगर 7वें भाव में है अथवा तुला राशि में है, उन दोनों का प्रभाव मूलतः सिमिलर टाइप का होता है। जब आपका सूर्य अगर 7वें भाव से आगे बढ़ रहा है तो 6ठे भाव में आएगा और उसके बाद 5वें भाव में आएगा, क्योंकि सूर्य का जो मूवमेंट है, जो डेली गति जो उनकी है, वो 7वें भाव के बाद फिर और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही राशियां सूर्य के लिए बहुत अच्छी राशियां हैं। यद्यपि दिन ढल चुका है, परंतु यहाँ सूर्य अपने ऐसे क्रिएटिविटी
के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर वो सर्वाधिक जो सूर्य की मूल प्रवृत्ति है, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, या हम आत्मा का द्योतक बोलते हैं, या हम मंत्र का द्योतक बोलते हैं, वो सूर्य बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य निश्चित रूप से कहीं किसी भी राशि में हो, किसी भी स्थान पे हो, हमेशा हर जातक को एक बहुत बड़ी शक्ति देते हैं, संबल देते हैं। विस्तार से आपने सुना, मैं बहुत देर से आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद निशा जी, आपने बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच सर। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे विद्वान सदस्य भी जुड़े हुए हैं। अगर किसी और को भी कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करिए और हम बात कर सकते हैं। आज जैसा कि इस मीटिंग को हमने विचार गोष्ठी कहा है, यह यहाँ कोई केवल लेक्चर वाली बात नहीं थी। हमारे अनुभवी विद्वानों ने ज्ञान अर्जन कराया हम सबका, लेकिन आप सब में से भी कुछ ना कुछ ज्ञान सभी के पास होगा ही डेफिनेटली। तो कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। निशा मैडम, मेरा एक सिली क्वेश्चन है। एक जी शत्रुघ्न बोल रहा हूँ। निश्चित ही हमारे बीच में महाज्ञानी और है हमारे साथ में, क्योंकि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और अभी बिगनिंग किया है इसमें। और जब शब्द ऐसे आते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। जैसे ग्रहों का उच्च, कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च हो रहा है, कहाँ पे वो निम्न हो रहा है, ये आ, आ, समझ नहीं आता है। कहाँ होता है, कहाँ उच्च होता है, कहाँ निम्न होता है। ये थोड़ा सा एक रिक्वायरी थी। साथ शत्रुघ्न में जी, पापा ग्रह। ये विषय है ज्योतिष सीखने का, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा कि अभी आप विद्यार्थी हैं और सीख रहे हैं, और आपके प्रश्न से भी पता चलता है कि बहुत ही जिज्ञासु हैं, आप सीखना चाहते हैं दिल से। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। और हम एक एस्ट्रोवर्स की तरफ से ही विधिवत क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, और आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप वो विधिवत क्लास अपनी ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको ये बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ज्योतिष केवल इतना सा नहीं है जितना सा हम यहाँ 1 घंटे में उसको विस्तार देते हैं। 1 घंटे में कोशिश करते हैं काफी कुछ चर्चा उसके बारे में हो सके और मूल बातें यहाँ पर आ सकें, लेकिन उन मूल बातों को की गूढ़ता को समझने के लिए उसके आसपास के ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। तो आपके ही जैसे और भी कई सारे सदस्य हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने अलग से पर्सनल मैसेज करके बताया है कि वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और जल्दी ही हम ये क्लास शुरू करेंगे। आप भी ज्वाइन करिए, इस तरह के आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर मिलेंगे। तो क्लास ज्वाइन करने का तो किया है। अभी क्लास कब से होगा, कब से होगी क्लास? जी ये हम पर्सनल बात करेंगे, और भी बहुत से सदस्यों को पूछना है ये वाली बात। तो आप एस्ट्रोवर्स के नंबर पे मैसेज करिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा और फिर आपको क्लास के बारे में भी बता दिया जाएगा। क्लास रेगुलर क्लास होगी तो उसमें रेगुलर स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलेगी, फिर आपके बहुत सारे सवाल अपने आप ही उनका समाधान मिल जाएगा। तो वो सभी सदस्य जो भी सिस्टमेटिक ज्ञान इसका लेना चाहते हैं वो एस्ट्रोवर्स के नंबर पर कांटेक्ट करें, तो हम वो क्लास में उनको शामिल करते हैं और जल्दी ही शुरू करेंगे वो क्लास। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद करते हुए, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच स्थान पर हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। और ये अक्टूबर वैसे भी मौसम परिवर्तन का समय है, इन्फेक्शन यहाँ तेजी से होता है, तो अपना ध्यान रखें, समय पर दवाएं लें और इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, स्पेशली आपकी आंखों को और अपनी बोन्स को, उनका ख्याल रखिएगा। बड़ों को प्रणाम करते रहिए, सभी का आशीर्वाद लेते रहिए, उनके आशीर्वाद और उनके सजेशंस मानते रहिए, क्योंकि जो हमारी दादी नानी जो बुजुर्ग लोग हैं इनके पास अनुभव बहुत है। ज्ञान हमारे पास हो सकता है या हमसे अगली पीढ़ी जो है उनके पास हमसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुभव इनके पास ज्यादा होता है और यही अनुभव सूर्य है।
ये अनुभव ही सूर्य है। इस अनुभव को प्रणाम करते हुए अनुभव का लाभ लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैडम, सबको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।